23 मई को सुबह 3 बजे जो है 3 AM दो भाई हैं शराज और सैलान, ये टेकरी विलेज में रहते हैं, मारीपुर थाने के अहाते में। इनके घर पे धावा बोला गया सिविल कपड़ों के अंदर और पुलिस की वर्दियों में। पुलिस एहलकार आए, पुलिस मोबाइलों के साथ आए। दोनों भाइयों को उनके शनाख्ती कार्ड और जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है उनके साथ ज़ेर हिरासत लिया गया। इनको एक ना मालूम मकाम पे ले जाया गया, आंखों पे पट्टियाँ बांध के, हाथ बांध के, जहाँ पे हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, जो बाजियाब हुए हैं 4 महीने बाद, शराज ये एक अलग सेल में थे और इनके भाई सैलान एक अलग सेल में थे। तकरीबन 3 दिन तक जो है शराज को सैलान की चीखने और पुकारने की आवाज़ें आती रहीं, जो भी उस पर तशद्दुद हो रहा था। और तीसरे दिन चूँकि वो एक ही वक्त पे तमाम कैदियों को खाना देते थे, तो जो खाने का वक्त था इसको अपने भाई की उल्टियाँ करने की आवाज़ आई, जिसके बाद इसको आवाज़ों से पता चला कि जैसे इसके भाई को सेल से निकाल के कहीं और मूव किया जा रहा है। और उसके बाद इसने अपने भाई की कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद मज़ीद 4 महीने जो है ये उस अक़ूबत खाने में रहा, जहाँ पे इस पर वक्तन फ़वक्तन तशद्दुद होता रहा। और तशद्दुद की वजह ये थी कि सैलान और शराज का एक और तीसरा भाई, जो कि 2 साल पहले ही घर छोड़ के जा चुका है, जिसने ये कहा था कि जी मैं ईरान जा रहा हूँ बाइक मैकेनिक बनने। अब वो बाइक मैकेनिक बनने गया कि नहीं बनने गया, वो ईरान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वो क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, शराज और सैलान जो बाकी भाई हैं इनका कहना है कि हमारा उससे कोई राब्ता नहीं। उसने शायद किसी वक्त अपनी खैर व आफियत बताने के लिए अपनी वालदा को फ़ोन किया था, बट इनका इससे कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है। अगर इम्तियाज़ किसी जुर्म के अंदर रियासत को मतलूब भी है तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे ख़ानदान को देंगे और एक ऐसे इंसान जिसका आप ताक़ुब करना चाह रहे हैं उसके पीछे आप उसके हर घर वाले को उठाएंगे। 4 महीने बाद शराज को टॉर्चर करके छोड़ देना ये साबित करता है कि शराज खुद किसी किस्म की भी एक्टिविटी से मुलव्विस नहीं था, और ये सिर्फ खौफ व हिरास फैलाना कि इस खौफ व हिरास की वजह से या जिस इम्तियाज़ का ताक़ुब कर रहे हैं वो खुद सामने आ जाए या इनकी तरफ से कोई मालूमात हो जाए, मगर किसी भी कानून के दायरे में, किसी आइन के दायरे में, किसी अदालत के अहकामात के तहत ये ना सज़ा हुई थी, ना ये अगवाकारी हुई थी, ना इनके ऊपर तशद्दुद हुआ था। ये अरबाब इख्तियार की ईमा के ऊपर हुआ था, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था, क्योंकि अब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये मुल्क चलता है। आप अगर ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है तो आप ये मत कहें कि बलोच में दहशतगर्दी है, कि हर बलोच जो है वो दहशतगर्द है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट का प्रिंसिपल ख़त्म करें। आज अदालत में हमने अर्जेंसी दरख्वास्त लगा के ये बात बावर कराने की कोशिश की, जो इस वक्त कायम चीफ जस्टिस साहब हैं, कि शराज जो वापस आ गया है इसको ख़तरा है कि चूँकि ये नामजद करेगा पुलिस एहलकारों को ही अपने बयान में कि पुलिस शायद इसको खौफ व हिरास का मज़ीद शिकार बनाए, तो अदालत के अहाते में ही उसका 161 रिकॉर्ड किया जाए। और मजिस्ट्रेट साहब के पास हम 164 की दरख्वास्त दे रहे हैं, तो बगैर किसी ताख़ीर के मजिस्ट्रेट को हिदायत दी जाए कि वो 164 का बयान रिकॉर्ड कर लें। मगर जज साहब ने कहा कि जी हमारे पास तो सिर्फ अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त है, हम तो सिर्फ इस पर डेट दे सकते हैं, हम कोई और डायरेक्शंस नहीं दे सकते। जिससे मैंने उनको बताया कि 2 महीने से जो इस पटिशन में ओरिजिनल दरख्वास्त गुजार थी, इनकी वालदा मिसमात सब्जी साहिबा, इनकी तरफ से एक हरासमेंट को रेज़ करते हुए इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन है कि जब ये 2 भाई गायब थे तो पीछे पुलिस वक्तन फवक्तन आके घर वालों को भी तंग करते थे और इनसे भी मालूमात लेने की कोशिश करते थे। मैंने कहा सर उस हरासमेंट एप्लीकेशन जो पेंडिंग है आज तक, उसी के ज़ेर गौर लाते हुए आप ऑर्डर फरमा दें कि पुलिस इनको हिरासा ना करें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आज से इमरजेंसी लगी हुई है। तो हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड के सामने थे, जहां हम उम्मीद करते हैं कि जहां अदालत को इख्तियार है कि वो कोई भी इक्विटेबल रिलीफ दे सकती है, वहां टेक्निकल इशूज़ के अंदर फंस के कहना कि जी आज से इमरजेंसी की दरख्वास्त लगी है, आज कोई और दरख्वास्त नहीं लगी तो आज कोई और रिलीफ नहीं मिलेगा, और अगर फाइल में कोई पुरानी एप्लीकेशन मौजूद भी है रिलीफ के लिए तो उसको हम आज नहीं सुनेंगे। मेरे ख्याल में ये पर्पज़ ऑफ जो एंड्स ऑफ जस्टिस है उसको डिफीट करना है। ये दिल का कहते हैं हारने के बराबर एक जो है ना खुद शिकस्ता एटीट्यूड अगर अदलिया लेके चलेगी तो आवाम के अंदर भी अदम एतमाद फैलेगा, आवाम के अंदर भी जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलेगा, आवाम के अंदर भी जो है वो एक उनको फीलिंग आएगी कि जैसे वो ये बैटल हार रहे हैं। तो हम अदालत से तवक्को करते हैं कि वो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस बची है आवाम के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी राइट टू लिबर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये हमें मायूस ना करें, क्योंकि अगर तमाम इदारों ने ही मायूस कर दिया तो फिर मुल्क में केओस के और अनार्की के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये शराज साहब कहाँ थे, क्या कहते हैं? आप कहाँ थे 4 महीने? आप कितने अरसे तक रहे? तकरीबन 4 महीने में कुछ दिन कम रहे। तकरीबन रात को 2:30 बजे के बाद 3 बजे के पास मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुआ, कमरे के दरवाजे पर दूर से कोई बजा रहा था। मैंने अपने भाई का आवाज़ सुना, मैंने घर का दरवाज़ा खोला, बहुत सारे बंदे थे। तो दरवाजे के पास 2 बंदे खड़े थे। उसने बोला हम पुलिस वाले हैं, सादे वर्दी पे थे, कपड़ों पे।
میں نے بولا میں پھر کیا کروں، بولتے چیکنگ چل رہا ہے، ویریفیکیشن چل رہا ہے، اپنا کارڈ دکھاؤ۔ ہم گھر کے اندر گئے، اسٹور روم بنا ہوا ہے، اس کے اندر کارڈ لینے، یہی دونوں بندے اسٹور روم کے اندر تک سے پہنچ گئے تھے۔ میں نے جیسے کارڈ نکالا، میرے سے کارڈ چھین لیا اور مجھے گھسیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا، گھسیٹ کے پھر باہر گھر کے گلی کے باہر نکال دیا اور ڈائریکٹ پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا توڑا۔ پھر میں وہاں سے مجھے پھر گاڑی سے اتار دیا، پھر مجھے بندوق دکھایا، بولتے تیرے ساتھ میں کیا کروں گا، اس طرف میدان ہے، میدان کی طرف جاؤ۔ ہم نے بولا اسی جگہ میں کھڑے، جو کرنا ہے کرو۔ پھر مجھے تصویر دکھایا، پھر مجھے مارنا شروع کر دیا تھپڑوں پہ، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے۔ تصویر کس کی دکھائی تھی؟ پتہ نہیں کس بندوں کی تصویر تھے، دو تو تین، کہاں رکھا گیا آپ کو اتنے ٹائم تک؟ یہ پتہ نہیں، آنکھوں پہ پھر پٹی باندھ دیا، پھر جہاں لے کے گئے پھر ادھر بھی میرے ساتھ جہاں رکھا گیا اس جگہ کو بتائیے جو آپ کو نظر آیا، وہاں پہنچ کے کیسی جگہ تھی، کہاں رکھا تھا؟ مجھے رکھا تھا ایک چھوٹے سے کمرے پہ، کمرے کے آگے سے پھر گلی تھا اور اتنے بندے نظر نہیں آ رہے تھے، اور ادھر سے پانی پلانے والے آتے تھے بس۔ پھر پٹی باندھ کے جدھر لے کے جانا تھا پٹی باندھ کے لے کے جاتے آنکھوں پہ، ادھر تشدد بھی کرتے تھے، آنکھوں میں پٹی باندھا ہوا تھا۔ پھر اور پوچھتے کیا تھے آپ؟ کیا کہتے تھے، مطالبہ کیا تھا ان کا؟ ان کا مطلب آتا ہے آپ کے بھائی امتیاز کہاں ہے، ہم کو کیا پتہ امتیاز کہاں ہے، ہم نے بولا وہ ایران پہ گیا ہوا ہے، بولتے ہی نہیں وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہوا ہے۔ ہم نے بولا گھر سے یہی کہہ کے گیا ہوا ہے، وہ امتیاز کر کے ایران پہ جا رہا ہوں میں کلینک کے لیے۔ پھر ادھر تشدد کیا، پھر لے کے گئے، پھر بھائی پہ بھی تشدد کیا، پھر ایک دو دن بھائی کی الٹی کرنے کی آواز مجھے سنائی دیا، پھر وہاں سے میرے بھائی کا 2-3 دن کے بعد آواز بند ہو گیا، پھر بار بار تشدد کیا، پھر تقریباً 4 مہینے میں کچھ دن کم تھے، پھر مجھے آزاد کیا، میرا انگوٹھا بھی لیا اور سائن بھی لیا، تو آپ کا دوسرا بھائی لاپتہ ہے جو ساتھ تھا؟ اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور یہی بھی کیا بولتے کیس کرے گا پھر ہم آپ کو اٹھائیں گے۔ اس کا نام بتائیے بھائی کا جو غیر لاپتہ ابھی تک آپ کے ساتھ؟ سہلان، بھائی کا نام سہلان ہے۔ صحیح، شکریہ۔ پھر Thank ہم you. مجھے وہاں سے نکال کے کسی جگہ پہ چھوڑ دیا، پھر ہم میں تو بولتے پیچھے نہیں دیکھنا سیدھا آگے جانا۔ میں آگے گیا، ایک بائک والا کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا، بولتے میں نے بولا کون سا جگہ ہے، بولتے ٹاور ہے۔ پھر وہاں سے میں تھوڑی دیر کسی اور سے پوچھا، ہم نے بولا پلانا ماری پور جانا ہے، کہاں سے گاڑی ملے گا، اس نے بولا آگے جاؤ، وہاں سے ہم گاڑی پہ بیٹھ کے سیدھا گھر آ گئے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔